86। देखिएगा, मैंने कैटायन और एनायन पढ़ा दिया था, ठीक है। अब आगे देखिए, और एकदम बिल्कुल शांत रहिएगा, हमारे पास केवल 28 मिनट है, 28 मिनट्स बता रहे हैं। 135 निकलेगा। देखो, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, बिल्कुल बोलिएगा, गलती भी मत करिएगा बोलने की, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल कैन गेन or accept electron easily. So most of the non-metal element form anion और negative ions. ये मैंने पढ़ा दिया, पता समझ गए बात मेरी? ठीक। If an atom gains one electron, then the anion formed has one unit of negative charge. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी एटम में बराबर होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गई, ले रहा है। नहीं, नॉन मेटल में बेटे कोई देगा तो है ही नहीं, बस वो केवल लेगा। नॉन मेटल की बात करें ना, मेटल में तो केवल हमेशा वो देते हैं ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। अरे अपवाद तो अपवाद होती है बेटे, कल वाला खत्म कहाँ हुआ है? पेज नंबर 135। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपको देखना नहीं है, बस सुनना है। आप बुक देखोगे तो कंफ्यूज होगे, मेरी बात सुनो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। If an atom gains one electron, then the anion has one unit of negative charge. अगर मान लीजिए कि कोई भी एटम मतलब कि नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्स्ट्रा लेता है, मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन थे, उसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव वाला। तो जब ज्यादा, मैंने आपको बताया है कि जो भी ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया किसी भी एटम के अंदर, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज वाला या एनोयन हो गया, ठीक है। ये हमेशा नॉन मेटल में होता है। और मेटल में क्या होता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ज्यादा क्या बचा उसके पास? बोल। अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर बराबर, इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसने इलेक्ट्रॉन कुछ लूज कर दिया, तो उसके पास ज्यादा क्या बचेगा? राइट वाला क्या होता है? सर आपने बताया इलेक्ट्रॉन को कम और ज्यादा करने का केमिकल से इजीली हो सकता है, कभी प्रोटॉन को कम ज्यादा करने का हुआ है? मतलब कभी प्रोसेस ट्राई करा है? मतलब रिएक्शन क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, अगर ये नेक्स्ट अभी चैप्टर में ज्यादा क्लियर होगा आपका, कि प्रोटॉन हमेशा स्टेबल रहता है, वो मूव नहीं करता ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि वो एक उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, हाँ अट्रैक्ट जी, मतलब कि उनके अंदर मान लीजिए कि एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे, उन प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बीच में, वो ज्यादा मजबूत होता है, तो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, वो जल्दी मूव नहीं हो पाते, समझ रहे? और इलेक्ट्रॉन फ्रीली होता है, वो चक्कर लगाते रहता है, मतलब समझ रहे हैं ना, अट्रैक्शन फोर्स है लेकिन फिर भी वो चक्कर लगाता रहेगा, मतलब बाहरी सेल में प्रोटॉन से कम है उसका अट्रैक्शन फोर्स। जो अट्रैक्शन फोर्स, जैसे पानी जो है आप यहां फेंकोगे तो फैल जाएगा, लेकिन लोहा फेंकेंगे तो नहीं फैलेगा, क्योंकि वो उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। आप ये मान सकते हो कि प्रोटॉन जो है एक सॉलिड फॉर्म में है, सपोजेड, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन लूज फॉर्म में है, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स इतना कम है कि इजिली वो मूव कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, गैसेस के जैसा। आप बस ये समझ लो कि किसी भी एटम में न्यूट्रॉन का तो कुछ होता है नहीं, प्रोटॉन स्टेबल रहता है और इलेक्ट्रॉन ही आ और जा सकता है, कभी नहीं। और नहीं, अभी ट्राई किया लेकिन कभी गया नहीं, मतलब प्रोटॉन कहीं नहीं गया। हमने क्या मतलब रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन में आई, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, लाडो के भाई लड्डू उस तरह मत करो, मैं कह रहा हूं कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो इजिली मूवेबल जो पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, वही मूव करता है, कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करता, इट्स फैक्ट, ठीक है। सर और अगर
सारे इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए तो क्या? नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन अगर हटा दिए जाएंगे तो स्टेबल नहीं रहेगा वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से जिसके भी, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन हट गया, ठीक है, तो होगा क्या कि जो दूसरा जब वो रिएक्ट करेगा तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन वो ले ले। बात समझ रहे हैं ना? मैं आपको बताता हूँ फिर यार, वो अगला चैप्टर आ जा रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि उसके बाहरी सेल में, मैंने कल समझाया था ना, अगर मान लीजिए कि ये बाहरी सेल से अपने इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो सेकेंड सेल में वो 8 होना चाहिए। मतलब कहीं बाहरी जो सेल होगा वहां 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, वो चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो उसको बनाए रखने के लिए आसपास किसी भी चीज से रिएक्ट करना चाहिए। समझ रहे हैं? मैं आपको जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, और निश्चित विश्वास रखिए कि अगले हफ्ते होने वाला हो, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब है अगर सारा का सारा आप इलेक्ट्रॉन मूव कर दे रहे हो तो आपको पता है मूव कब होगा, वो केवल इसी के साथ हो सकता है। मतलब कि मेटल के साथ ये कंडीशन होगी जो मूव करने वाली बात होगी। तो अगर आपने मूव कर दिया, लेकिन याद रखिएगा ये मेटल जो है ये भी अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना ही चाहेगा हर कंडीशन में। अगर नॉन मेटल के पास कम है तो बाहर से वो लेगा, और मेटल के पास अगर एक्स्ट्रा है तो देगा, ठीक है ना, लेकिन वो 8 जरूर बनाए रखेगा। 8 के बाद वो देना नहीं चाहेगा। बात समझ रहे ना? और दे सकता भी नहीं, ये भी बात इसलिए क्योंकि फिर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। वो किसी भी कंडीशन में, मैं आपको बता रहा हूं, एक लिमिट होती है, उसके ज्यादा वो टूटेगा ही नहीं उतना। मतलब अगर वो दे भी दे, जैसे मान लीजिए 3-4 सेल होते हैं तो इनर सेल से, ठीक है ना, जो इनर सेल है वहां 8 बचा रह जाएगा। कोई ना कोई सेल में ऐसा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी चीज का नाम। अब ये जो चीज आप पूछ रहे हो, जैसे ही अगले चैप्टर में आप जाओगे तो इसी जो मैं सेल की बात कर रहा हूं इसी के ऊपर पूरा 60 पेजों का चैप्टर है, तो वहां आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। हाँ, भावनाओं को तो बिल्कुल कंट्रोल में करें, और जिसकी बहन छोटी है भावना, उसको तो ज्यादा ध्यान देना है। अरे भाई मत ना करें। बोर हो गए क्या? तुम मैथ्स कर रहे थे तो कर क्यों बैठे, क्यों मुंह काहे दिखा रहे हो अपना? अच्छा नहीं लगा तुम्हारा मुंह मुझे? बस इसको सीरियस बना देना और बाद बाकी सारा कुछ ठीक है इसमें। वो सीरियस होता ही है ना, बस बेटे बात बाकी सब वही कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, सब टीचर के पास ही ठीक ही पड़ता है। देखिएगा, एंड इफ एन एटम गेन्स, देखिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 1 नेगेटिव चार्ज, 2 तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 3 तो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं? मतलब एक बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा। हाँ, सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस क्या होता है, या पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है, ठीक है। अब जो आयंस होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं, आपको मैंने बता दिया है। क्या बेटा? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, प्रोटॉन उसके लेवल में हो सकता है। हाँ, 2 ही पार्ट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो भी आयंस बनेंगे वो आयंस की भी क्या कैटेगरी होगी, ठीक है, कि आयंस जिस हिसाब से जिस स्टेट में हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह के आयंस है। जैसे अगर बात करें तो यहां पर सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस। आयंस एक सिंपल आयंस होंगे, और एक मतलब कि 2 आयंस जब मिल जाएंगे तो कंपाउंड आयंस होंगे। अब ये देखिए कैसे हो सकता है। सबसे हाई कंटेंट करने वाला कौन सा होता है, मतलब हाईली जिसके पास होता है इलेक्ट्रॉन उससे बड़ा? ये तो भैया हमें याद है। ये बात तो है बेटे, आप नेगेटिव चीज पे फोकस करो। मैं मान के चलता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में आने वाले बच्चों के पास खून ज्यादा है किसी इंस्टीट्यूट में हिम्मत जो क्या कहते हैं मच्छरों को बुला ले। आप सॉक्स पहन के आया करिए, ठीक है, और ओडोमोस लगा के आया करिए, मतलब सूच पहन के आया करिए। डेंगू वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी। अब थोड़ा पढ़ा लेने दीजिए ना, टाइम कम है हमारे पास, समझा करिए। इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या? नहीं, उसके बारे में आइडिया नहीं है।
मतलब ऐसा कोई फैक्ट्स नहीं होता कि मतलब किसके पास सबसे अधिक प्रोटॉन किसके पास होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन किसके पास, ऐसा कोई फैक्ट नहीं होता। समझ रहे ना, आप गूगल पे भी डालोगे तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वो केमिकल जो रिएक्शन होता है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, सबका वही होता है। मतलब सबका वही कहने का मतलब ये हुआ आपका कि पूरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैलकुलेट करने के बाद उसकी एटोमिसिटी या एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर निकाला जाता है। बात समझ रहे हैं ना, तो पूरे कैलकुलेशन के बाद निकलता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कितना प्रोटॉन ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब में होते ही हैं। अब ये तो सारा का सारा इक्वेशन याद करना पड़ेगा, किसमें ज्यादा है किसमें कम है ना। तो अगर आप चाहते हो तो ठीक है, मैं देखता हूं, एक सेकेंड देखिएगा। तो those ions which are formed from single atom are called simple ions। जैसे देखिए, कोई भी आयन जो केवल एक ही एटम से, सिंगल एटम से बने होते हैं, उसको सिंगल हम लोग सिंपल आयंस कहते हैं। जैसे कि सोडियम, जो कि एक ही उसमें क्या कहते हैं एटम होता है जी, इज अ सिंगल आयन बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल सोडियम एटम। Na जो सोडियम है, ये जो आयन बना है, ये सिंगल एटम केवल सोडियम के एटम से बना है, इसलिए इसको सिंपल हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। Na सिमिलरली सोडियम एटम मैं बता रहा हूं, सोडियम एक मेटल है। एलिमेंट मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं, तो सोडियम भी एक एलिमेंट है, और कोई भी एलिमेंट आपको पता है एटम से बनता है, ठीक है। तो ये जो सोडियम है, ठीक है ना, ये केवल क्या कहते हैं एक ही एटम से बना है। मतलब इसमें दो तरह के अलग अलग एटम नहीं है। तो मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं, सोडियम जैसे जब शुरू में होगा, या कोई भी मेटल या नॉन मेटल होगा, तो आयन नहीं होता। आयन वो तब होगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी वो आयन बन सकता है। तो सोडियम आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि ये मेटल, ठीक है। तो ये जब आयन बनाता है तो किसी भी सिचुएशन में एक ही एटम इसमें रहता है, उस आयन बनने में भी कोई दो एटम पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हम इसको सिंपल आयन कहते हैं। क्लियर है? ओके, कंपाउंड में हो जाएंगे H2। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। इसी तरह मैग्नीशियम Mg, ठीक है। उसी तरह एल्युमिनियम भी है, ऑक्साइड आयंस भी होते हैं, क्लोराइड भी होता है, ये सारे के सारे सिंपल आयन होते हैं। सिंपल आयन आर आल्सो नोन एज मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो मतलब कि एक, और एटॉमिक मतलब एटम वाला। एक एटम वाला जो भी आयन होगा उसको सिंपल आयन या मोनो एटॉमिक आयंस कहते हैं। देखिए, दूसरा है कि दोज आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ ज्वाइंट एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड आयंस। मतलब कि मोर देन वन एटम्स के मिलने से जो आयंस बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड आयंस या पॉली एटॉमिक आयंस कह सकते हैं। अब देखिए कैसे, अगर आप बात करें कि अमोनियम NH4, तो यहां पर इज अ कंपाउंड आयन विच इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, ओके, ज्वाइन टुगेदर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के जुड़ने के बाद अमोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो इसमें मोर देन वन एटम हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। अब देखो, उसके बाद मैं आपको और बताऊं, सिमिलरली कार्बोनेट आयन CO3, सल्फेट आयन SO4, नाइट्रेट आयन NO3, हाइड्रोक्साइड आयन OH एक्सेट्रा, ये सबके सब में आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है। मतलब कि मोर देन वन एटम मिलकर इस कंपाउंड को बना रहे हैं, सॉरी आयंस को बना रहे हैं, इसलिए इसको पॉली एटॉमिक, ठीक है, या आप इसको कंपाउंड आयंस कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड आयंस आर आल्सो नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। ओके, सम कॉमन आयंस देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट एंड फास्फेट। आप विश्वास नहीं कर सकते, इन समूह के नाम को सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों, मजा आता है। इसी से आपको पता चल गया है मैं कितना सड़ू आदमी। आयोनिक कंपाउंड्स, अगर आप साइंस में जीना चाहते हैं, साइंस की दुनिया में है ना, गोते लगाना चाहते हैं, तो कम से कम तैरना तो आना ही चाहिए ना, और तैरना इसी से सीखेंगे आप। एक बार भैया बेसिक पकड़ लिए ना, तो 10+2 में जब साइंस लेंगे
तो बड़ा मजा आने वाला है। 12th को 10+2 ही कहा जाता है। 12th क्योंकि बेटा 11th भी होता है, तो 11th को कैसे छोड़ दें खुला जी। तो अगर आप लोग क्या किया हो तो आयोनिक कंपाउंड भी थोड़ा बात कर लो। आयोनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ आयंस आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो आयंस के मिलने से बना होता है, मतलब मिक्सचर ऑफ आयंस। कंपाउंड क्या होता है? मोर देन वन चीज जो मिलती है उसे कंपाउंड बनता है या मिक्सचर। कंपाउंड भी तो एक तरह का मिक्सचर ही है, ठीक है। तो मोर देन वन आयन जब मिलते हैं तो उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए किस तरह है। In an ionic compound, the positively charged ions means cation and negatively charged ion means anion are held together by the strong electrostatic force of attraction. अगर आप आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कैटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले कुछ आयन और कुछ नेगेटिव चार्ज वाले आयन, दोनों के मिक्सचर की बात कर रहे हो। जब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन मतलब कि कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स होके रहें, जुड़ करके रहें, मिल के रहें, और आपको पता है और वो क्यों जुड़ के रहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक रहती है, मतलब कि स्थिर रहती है। वो चार्ज कब होती है? जब कोई ना कोई इसमें एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन होता है तब, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कैटायन, और याद रखिएगा कैटायन कैटायन साथ नहीं रह सकता, एनायन एनायन साथ नहीं रह सकता, प्लस प्लस और माइनस माइनस एक साथ तो रहेंगे नहीं। जब तक अपोजिट चार्ज नहीं होगा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। नेचुरल है, लेकिन कुछ लोगों को ये आर्टिफिशियल लग जाता है समझने में, मतलब नहीं समझ पाते। हमें तो बोलना है ना बेटा सब कुछ। टाइम बस बहन 7 मिनट में चैप्टर खत्म। 7 मिनट 50 पेज बचे भी। हाँ बस वही तो है ना, आप नेगेटिव चीज पे फोकस करो। आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो, बच्चों को खाली बिठाना चाहते हो बस जी। आपने जो दूसरी बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिएगा अब, द फोर्सेस विच होल्ड द आयंस टुगेदर इन एन आयोनिक कंपाउंड आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा है उसको, मैंने आपको अट्रैक्शन फोर्स भी कहा है। लेकिन अगर आप इस टर्म में जानो, एटम के टर्म में अगर आप उसको बताएंगे तो आप उसको आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जिस शक्ति के कारण, जिस ताकत के कारण एनायन और कैटायन जुड़ के रहते हैं उसको आयोनिक बॉन्ड कहो आप, नहीं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहना है, ठीक है। सिंस एन आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए इस पे। कह रहा है कि सिंस एन आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एन equal number of positive ions and negative ions, so the overall charge of an ionic compound is 0। समझ में आया बात आपको कि अगर एक आयोनिक कंपाउंड बनता है तो जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव आयन के बिल्कुल बराबर होगा। इसका मतलब कि उस पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। हर आयोनिक कंपाउंड नेगेटिव चार्ज वाला, सॉरी मतलब न्यूट्रल चार्ज वाला होता है। उस पे ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो सर वो दोनों सेम है तो न्यूट्रल ही तो होगा। हाँ ऐसा ही कुछ। सिंस एन आयोनिक कंपाउंड, ये तो हो ही गया। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम और क्लोरीन इन दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है। is an ionic compound which is made up of equal number of positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions. Okay, some of the common ionic compound they are formulated and the ions present in them are given below। ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। इसमें पॉजिटिव मतलब कैटायन और एनायन से मिलके बनेगा और दोनों बराबर बराबर, मतलब कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। मैं थोड़ा तेज में बोल जा रहा हूं तो अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे आप स्लो कर सकते हैं।
कॉलर पकड़ के नहीं, रिक्वेस्ट करिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, देखिएगा क्लोराइड, ऑक्साइड और सल्फाइड या सल्फेट, हाइड्रोक्साइड या नाइट्रेट, ये सब का सब क्या है, आयंस का एग्जांपल, ठीक है ना। जी बेटा, मतलब इस साइड वाले होंगे हमेशा पॉजिटिव होंगे और उस साइड वाले नेगेटिव होंगे। जी बिल्कुल, जो क्लोराइड होगा, ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, नाइट्रेट है ना, सल्फेट, ये जो होंगे ये हमेशा निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, और सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, मैग्नीशियम ये सब जिस तरह से होंगे ये पॉजिटिव चार्ज वाले, पहले पॉजिटिव और उसके बाद निगेटिव। हाँ बिल्कुल ऐसा ही जी बेटे। देखो जहां ऑक्साइड आ रहा है वो ऑक्सीजन, जहां नाइट्रेट आ रहा है वो नाइट्रोजन जुड़ जा रहा है, सल्फेट मतलब सल्फर जुड़ रहा है, हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और क्लोराइड मतलब जी, क्लोराइड मतलब कि क्लोरीन जी। तो हाँ, सैंपल प्रॉब्लम आप लोग करिए प्रॉब्लम। फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अब आया केमिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ये केमिस्ट्री नहीं थी। हाँ ऐसा कुछ जी। किसमें? ये एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का। आप लोग स्कूल में? थैंक यू बताने के लिए। सर हमारे स्कूल का से बुलेट ट्रेन पकड़ के चलते थे, क्या छूट रहा। चिंता मत करिए, आपके पेपर के समय आपके सिलेबस करके देंगे आप लोग को, चिंता मत करिए। स्कूल वाले आराम से चलते भी रिवीजन करा। हमें आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डालना है, आपके स्कूल वाले का पर्पस है कि सिलेबस खत्म करा दें, किसी का कोई पर्पस, मेरा पर्पस है कि हम एटम पढ़ाएं आपको, ठीक है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो कोई भी बाहर पूछे तो आप जाके कुछ बता पाए, या लंबे समय तक आपको याद भी रहे, बेसिक आप कर रहे हैं, हम तो उसके लिए पढ़ा रहे हैं ना। फ्रांसीसी क्रांति पूरी याद है। डेट्स के साथ मुझे। यस सर, पूरी डेट्स के साथ। और आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा लेके ना धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आप लोगों की खासियत है कि आप लोगों ने उसको फनी वे में समझ लिया। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब वाह, ये तो पूरी दुनिया ही हंसती है। मेरे पास सामने बैठने वाला आदमी ना रो ही नहीं सकता। आप रो रहे हो? वो रो नहीं रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो तुम्हें नहीं पता चला, उसका दिमाग साइंस खींच रहा है। दूसरे वाला जो यहाँ पे खड़ा आपका भाई नहीं, आप फिर से तो रोते नहीं है क्या? लेकिन फिर भी तो है ना, मेरे से ही पढ़ के खुश होते हैं। सर आप डंडा उठा लो किसी बच्चे को मारने दो,